नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सबसे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, कोलकाता से आ रही है। सीबीआई के एक्शन से ममता बनर्जी टेंशन में आ गई हैं। अब से कुछ देर पहले बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची। अभिषेक की पत्नी रुजिरा से सीबीआई की पूछताछ से ठीक पहले ममता बनर्जी भतीजे के घर शांति निकेतन पहुंची और 5 मिनट रुककर वहां से निकल गई। सीबीआई की टीम के पहुंचने से ठीक पहले ममता बनर्जी ने पहुंचकर ये संदेश देने की कोशिश की कि वो हर हालात में परिवार के साथ है और सीबीआई से वो डरने वाली नहीं है। ममता बनर्जी लगातार केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही हैं। घोटाले की आज अब सीधे सीधे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी तक पहुंच गई है। लेकिन ममता ये दिखाने में लगी है कि उनका परिवार सीबीआई जांच से डरने वाला नहीं है। हालांकि ममता का सीबीआई की पूछताछ से पहले पहुंचना ये बताता है कि उनकी टेंशन कितनी बढ़ी हुई है। ये 2 तस्वीरें जब वो अपने भतीजे के घर पहुंची, उसके बाद वहां 5 से 7 मिनट रुककर वो वापस निकली। उनके साथ बताया जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी की बेटी भी थी, जिसे वो शायद लेकर गई हैं। फिलहाल सीबीआई की टीम मौजूद है और पूछताछ का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आशिका हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। आशिका, कितने सदस्यों की टीम दरअसल उनके घर पहुंची है पूछताछ के लिए? देखिए, ये लगभग 7 लोग हैं जो यहाँ पर गए हैं अंदर। मैं तस्वीरें दिखाते हुए आपसे बात करूँगी। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर अब भी मौजूद हैं और यहाँ पर पूरे इलाके की बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस की तैनातगी है, किलेबंदी की गई है इस घर की। मैं ये कहना भी गलत नहीं होगा। बहरहाल जो ये टीम अंदर गई उसके ठीक 5 मिनट पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ पर पहुँचती हैं। उनका काफिला अचानक ही आकर के यहाँ पर रुकता है। उतरी, अंदर गई, 5 मिनट का समय बिताया। जब बाहर निकली तो अभिषेक बनर्जी की बेटी भी उनके साथ थी। अब ममता के काफ़ी करीब है अभिषेक बनर्जी की बेटी, बहुत स्नेह रखती हैं, तो वो बाहर निकली उनके साथ। और उसके बाद अब जब सीबीआई की टीम वहाँ पर गई है, कितने देर आज सवाल पूछती है, कितने सवालों का जवाब देना पड़ेगा रुजिरा को, ये देखने की बात है। कल लगभग 3 घंटे तक पूछताछ चली थी रुजिरा की बहन मेनका गंभीर के साथ और कई सवाल ऐसे पूछे गए थे जिनके जवाब से सीबीआई संतुष्ट नहीं है, ये सूत्र बता रहे हैं सीबीआई के। तो आज फिर उन्हीं सवालों का जवाब संभव है कि रुजिरा को भी देना पड़े। ठीक है, रहिए जरा सा। देखिए, ममता के निकलने के तुरंत बाद सीबीआई की टीम भी अभिषेक बनर्जी के घर शांति निकेतन पहुंची। सीबीआई के सूत्र ये बता रहे हैं कि सीबीआई के एसपी विश्वजीत दास के नेतृत्व में ये 8 सदस्यों की टीम रुजिरा से पूछताछ कर रही है। टीम में डीएसपी रैंक के 2 महिला अफसर भी इस वक्त मौजूद हैं। बैंकॉक के बैंक अकाउंट और कई लेन देन की कॉपी दिखाकर रुजिरा से पूछताछ की जा सकती है। पैसों के लेन देन को लेकर सवाल हो सकते हैं। सीबीआई की एक टीम रविवार को रुजिरा के घर गई थी और उस वक्त रुजिरा घर पर मौजूद नहीं थी। सीबीआई को शक है कि कोयला तस्करी के पैसे विदेश भेजे गए हैं। और आशिका, जहां एक तरफ रुजिरा की बहन से कल 3 घंटे की पूछताछ हुई, तो ये संभावना दिख रही है कि आज रुजिरा से भी काफी देर ये पूछताछ चल सकती है। रुजिरा ने अपनी तरफ से जो समय बताया था कि 11 से 3 के बीच में कभी भी आप लोग आ सकते हैं, तो लगभग 11:30 या कि 11:40 के आसपास ये टीम पहुंची है। लगभग 20 मिनट हो चुके हैं। आज लंबी चलेगी ये पूछताछ, ये साफ है। कई सवाल हैं, कई दस्तावेज हैं जो उनके सामने रखे जाएंगे, जिस पर जवाब मांगा जाएगा। इसके बाद ये टीम जाकर के जो डीआईजी हैं सीबीआई के, उनके साथ बैठेगी। कल के जवाब, आज के जवाब उनको मिलाया जाएगा और उसके बाद आगे क्या कदम उठाएगी सीबीआई, ये साफ होगा। तो आज सवाल कई हैं सीबीआई के, तीखे सवाल हैं जिनका सामना रुजिरा बनर्जी को करना पड़ेगा। जो मनी ट्रेल है, जो आरोप लग रहे हैं कि विदेश भेजा जाता था कोयला तस्करी का पैसा, उसको लेकर के सवाल होगा। हालांकि मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि कल जो चिट्ठी रुजिरा बनर्जी की तरफ से लिखी गई थी, उसमें ये कहा गया था कि मुझे तो मालूम ही नहीं है कि मामला क्या है, लेकिन फिर भी पूछताछ के लिए उपलब्ध हूँ, मेरे घर आइए। उसी के तहत आज ये टीम यहाँ पर पहुंची है। टीम के पहुंचने के ठीक 5 मिनट पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ से निकली हैं और अचानक ही बिना किसी कार्यक्रम के उनका काफिला आकर यहाँ रुकता है। वो अंदर जाती हैं, यहाँ संदेश देने की कोशिश है कि हम सीबीआई से डरते नहीं हैं और पूरा परिवार एक साथ है, अभिषेक के साथ मैं खड़ी हूँ। तो ये संदेश मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से ये साफ संदेश है अर्पिता। बिल्कुल, रहिए जरा सा। देखिए, इससे पहले सीबीआई ने कल रुजिरा बनर्जी की बहन
मेनका गंभीर से करीब 3 घंटों तक पूछताछ की। सीबीआई सूत्रों का दावा है कि मेनका से हुई पूछताछ से जांच एजेंसी संतुष्ट नहीं है और सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि मेनका गंभीर ने पूछताछ के दौरान सवालों के सही जवाब नहीं दिए। कल मेनका के बाद अब आज अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा से सीबीआई पूछताछ करने पहुंची है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक कोयला तस्करी का पैसा फर्जी कंपनियों के जरिए विदेशी खातों में जमा किए जाते थे। फर्जी कंपनियों के जरिए ये पैसे बैंकॉक और लंदन के खाते में जमा होते थे, जिसको लेकर अभिषेक बनर्जी की पत्नी और मेनका रडार पर हैं। कल मेनका से 3 घंटे पूछताछ हुई और आज टीम जो है वो पहुंची है रुचिरा के घर और उनसे भी पूछताछ कर रही है। आशिका, देखिए कल जो पूछताछ हुई उससे कुछ जानकारी मिल पा रही है? किस तरीके के सवाल आज हो सकते हैं रुचिरा से? मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि वो दस्तावेज जो डिपॉजिट स्लिप्स जो बैंक खातों की जानकारी मिली है सीबीआई को, वो रुचिरा के सामने रखा जाएगा। उस पर जवाब देना पड़ेगा कि ये बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं वो कहाँ से आए हैं, किस जो आरोप लग रहे हैं कि ये जो फेक शेल कंपनी थी जिसके ज़रिए ये पैसा विदेश जा रहा था, उसको लेकर के सबसे बड़ा सवाल होगा। और इसके अलावा सवाल ये भी होगा कि लाला जिसका नाम बार बार उठा रही है सीबीआई, उसके साथ कोई संपर्क था कि नहीं था, विनय मिश्रा के साथ कोई संपर्क था कि नहीं था। जो मनी ट्रेल है, मैं आपको एक बार फिर बता दूं, आरोप ये लग रहे हैं कि अनूप माझी जिसे लाला के नाम से जाना जाता है, उसके जरिए कोयला तस्करी का ये पैसा विनय मिश्रा से होते हुए फेक कंपनी शेल कंपनीज के पास जा रहा था और वहां से विदेश, थाईलैंड, लंदन के अकाउंट थे जिनमें ये पैसा भेजा जा रहा था। तो अगर ये दस्तावेज जो उनके हाथ लगे हैं सीबीआई की टीम के, उसको सामने रखा जाएगा रुचिरा के और उस पर सवाल होंगे। साथ ही ये भी सवाल होंगे कि लाला या विनय मिश्रा जिनके नाम उठ रहे हैं, जिनमें से एक की संपत्ति कुर्क करने का नोटिस जो है सीबीआई ले चुकी है कोर्ट से, दूसरे को भगौड़ा घोषित कर चुकी है, उनसे कोई जान पहचान थी या नहीं थी। ठीक है, अब रही जरा साथ। वहीं सीबीआई जांच को लेकर टीएमसी खुलकर मैदान में उतर आई है। पार्टी ने अब टाइमिंग पर सवाल उठा दिए हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि वो इससे डरने वाली नहीं है। उधर बीजेपी का कहना है कि जांच एजेंसी बिना तथ्यों के कोई कार्रवाई नहीं करती। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में भ्रष्टाचार बहुत दिनों से चल रहा था, पर ममता ध्यान नहीं दे रही थी। बंगाल में कई सालों से अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग स्तर पर काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है। यहाँ के लोग सब जानते हैं, लेकिन इसका कोई निराकरण नहीं हो रहा था। ममता बनर्जी की जो भाषा है, उनकी पार्टी की जो क्रियाकलाप है, इससे बंगाल की संस्कार, कल्चर, यहाँ की शिक्षा, यहाँ के उद्योग सब पीड़ित हुआ है, सबका नुकसान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इसको सुरक्षित कर सकता है, उसको आगे बढ़ा सकता है। तो इस पूरे मामले पर देखिए नवंबर 2020 में पहली एफआईआर दर्ज हुई थी। उसके बाद जांच का सिलसिला आगे बढ़ा है और अवैध खनन और कोयले के घोटाले को लेकर ये पूरी जांच जो है वो चल रही है। और आज सामना होने वाला है सीबीआई का रुचिरा से सवाल जवाब होंगे। कल उनकी बहन से 3 घंटे पूछताछ चली थी और इससे पहले जो आज की गतिविधि रही, आज सुबह सीबीआई के पहुंचने से पहले खुद ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचती हैं। वहां 5 से 7 मिनट वो रुकती हैं और उसके बाद घर से निकल जाती है। जो सीधा संदेश ये है कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में वो अपने परिवार के साथ खड़ी है और वो डरने वाली नहीं है। जो अपने वक्तव्य पर भी वो कहती रही है, अपनी भाषण पे भी कहती रही है कि सीबीआई से डराने की कोशिश हो रही है। जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उसका गलत उपयोग जो है वो केंद्र सरकार कर रही है। तमाम आरोप टीएमसी की तरफ से बीजेपी पर लगते रहे। तो टीएमसी भले ही टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रही हो, लेकिन बीजेपी का दावा है कि सीबीआई अपना काम कर रही है, लेकिन इसमें किसी तरह की कोई राजनीति नहीं है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि कोयला घोटाले के मास्टरमाइंड अनूप मांझी उर्फ लाला के जरिए अभिषेक बनर्जी के घर तक कमीशन पहुंचता था। कह रही है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का कोई कारण ही नहीं है। सीबीआई के पास जिस प्रकार के एविडेंस है उसके आधार पर सीबीआई काम करता है और कोई भी जो नेता होते हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने से पहले सीबीआई सारी जांच कर लेता है, उसके बाद ही कार्रवाई होती है। मुझे ऐसा लगता है कि इसको राजनीतिक रंग देने का कोई कारण नहीं है और इसके बारे में जो सफाई है या जो कुछ सारी चीज़ें स्पष्टीकरण है वो सीबीआई देगी। सर, आने वाले दिनों में बीजेपी के जो चुनाव प्रचार अभियान में क्या इस चीज़ का जिक्र होगा, इस छापेमारी का या इन कोयला घोटाले के प्रकरण का?
निश्चित रूप से होगा अगर कोई घोटाला हुआ है। और यही घोटाला क्यों, यहाँ इतने अलग अलग प्रकार के भ्रष्टाचार हुए हैं, अलग अलग प्रकार से लोगों को जो केंद्रीय योजनाएं हैं उन योजनाओं से दूर रखा गया है। यहाँ के किसानों को किसान सम्मान नहीं मिलता। केंद्र सरकार की 100 से ज़्यादा योजनाएं हैं जिन योजनाओं को या तो यहाँ लागू नहीं किया जाता या फिर उसको अलग ढंग से रोका जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो सामने आएगी, क्योंकि बंगाल का जो नागरिक है उस नागरिक का भी ये अधिकार है कि केंद्र सरकार अगर उसके लिए कोई काम करता है, कोई पैसा भेजता है तो पैसा उसको मिलना चाहिए। उसको कौन रोकने वाले आप होते हो? अगर उसको रोका जाता है तो ये बात तो आएगी। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही गुजरात से। गुजरात के 6 शहरी नगर निगमों के चुनाव के बाद मतगणना जारी है। अब तक जो रुझान आए हैं उनके मुताबिक बीजेपी सभी 6 नगर निगमों में बड़े अंतर से आगे चल रही है। जिन 6 नगर निगमों में मतगणना चल रही है उनमें अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, जामनगर और भावनगर शामिल है। इन सभी 6 नगर निगमों में बीजेपी बड़े अंतर से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से आगे चल रही है। तो गुजरात में जारी मतगणना के बीच एक बड़ी खबर आ रही है सूरत से, जहां नगर निगम चुनाव की मतगणना के शुरुआती रुझान में बीजेपी ने तो बड़ी बढ़त बना ली है, लेकिन दूसरे नंबर पर पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। मतलब ये कि आम आदमी पार्टी ने सूरत में कांग्रेस को तीसरे नंबर पर खिसका दिया। इस बीच खबर यह भी कि सूरत की कुल 120 सीट में बीजेपी ने 4 सीट जीत ली और आम आदमी पार्टी भी 4 सीट पर जीत दर्ज कर चुकी है। तो सूरत में दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी का पहुंचना ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि एक पार्टी के लिहाज से आम आदमी पार्टी की है, क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी ने तो अपना दबदबा बनाया, लेकिन कांग्रेस जो है वो अपनी जमीन बचाने में कामयाब नहीं रही। कांग्रेस का अस्तित्व लगातार खिसकता दिख रहा है और अब दूसरे नंबर की जो लड़ाई थी उस लड़ाई में भी आम आदमी पार्टी की ही बम नजर आ रही है, वही आगे इस वक्त नजर आ रही है। कांग्रेस जो है वो तीसरे स्थान पर खिसकते हुए नजर आ रही है, लेकिन दबदबा जो कहें वो बीजेपी का कायम नजर आ रहा है। जो शुरुआती रुझान दिख रहे हैं उसमें बीजेपी ने बड़ी बढ़त बना ली है। जनक हमारे साथ जुड़ चुके अपडेट के साथ। यानी जनक, देखिए बीजेपी की तो बड़ी बढ़त, लेकिन यहाँ आम आदमी पार्टी उसके लिए भी एक बड़ी चीज, क्योंकि वो दूसरे नंबर पर है और कांग्रेस खिसक कर तीसरे पर पहुंच गई। बिल्कुल, देखिए अर्पिता, जो सूरत के जो नतीजे या कहें कि रुझान अभी जो सामने आ रहे हैं वो बेहद अपसेट सर्ज बताने के लिए काफ़ी है, क्योंकि दूसरे नंबर पर अभी आम आदमी पार्टी है 15 सीटों पे आगे चल रही, जबकि 4 सीटें जो 15 में है वो उसमें 4 सीटों में यानी एक वार्ड जो 16 नंबर का वार्ड था वो आम आदमी पार्टी ने जीत लिया है वहाँ पर, और बाकी 10 सीटें हैं वहाँ पर अभी भी वो आगे चल रही है। कांग्रेस भी 10 सीटों पर आगे चल रही है। तो सूरत में ये अपसेट देखने को मिल रहा है, जबकि जामनगर में बसपा है उसके 3 उम्मीदवार जीते हैं। फिलहाल मैं आपको कुछ तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए ये बीजेपी और कांग्रेस का जीत का जश्न है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अहमदाबाद में जो यहाँ पर वोटिंग के जो सेंटर है, जो जहाँ रिजल्ट आ रहे हैं वो रिजल्ट सेंटर है, वहाँ पर लोग यहाँ कार्यकर्ता जो बीजेपी और कांग्रेस के दोनों यहाँ पर हैं और अभी जीत का जश्न वो मना रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करें। क्या कहेंगे आज बीजेपी की जीत पर? बीजेपी की बहुत लीड आने वाली है पूरा 4 महानगर पालिका में, और कांग्रेस का सफाया होने वाला है, निश्चित है। बिल्कुल, देखिए जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं सामने, देखिए वो पूरा दावा कर रहे हैं कि 6 के 6 नगर निगम है जहां पर बीजेपी का दबदबा, और हमें अमूल अर्पिता यही है कि शहरों में बीजेपी का दबदबा रहा है और इन नगर निगमों पर भी पिछले लंबे समय से बीजेपी का ही कब्जा रहा। तो इस बार आम आदमी पार्टी भी अगर अपसेट में करती है तब भी वो कांग्रेस के वोट तोड़कर आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में कांग्रेस की लीड कहीं ना कहीं खत्म होगी। AIMIM जो ओवैसी की ओर से जो अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, 21 उम्मीदवार अहमदाबाद में, वो किस तरीके से, चूंकि अभी रुझान अभी तो आ रहे हैं, नतीजे आने में थोड़ी देर लगेगी। उस जो वार्ड है 48 वार्ड हैं अहमदाबाद में, उस 48 वार्ड में कुछ ही वार्ड के नतीजे सामने आए हैं। जो जीते हैं उम्मीदवार वो यहाँ पर फिलहाल अहमदाबाद के जो काउंटिंग सेंटर है वहाँ पर फिलहाल सेलिब्रेशन कर रहे हैं। अर्पिता, बिल्कुल, तो जो रुझान नजर आ रहा है उसमें देखिए बीजेपी की बम नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा झटका अगर किसी को कहें तो वो कांग्रेस को ही लगता नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो खिसक कर तीसरे नंबर पर पहुंच गई और उससे भी आगे आम आदमी पार्टी दूसरे पे दिख रही है।
न्यूज 18 और बायजूस की पहल यंग जीनियस एक ऐसा मंच है जो भविष्य के हुनरमंदों को अपना हुनर दिखाने का मौका देता है। बायजूस यंग जीनियस के छठे एपिसोड में हमने 6 साल के ऋषि शिव प्रसन्ना के कंप्यूटर की तरह तेज चलने वाले दिमाग और अभिनव साव की अचूक निशानेबाजी का जलवा देखा। देखते हैं उस एपिसोड की एक झलक। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अनोखे बच्चों की इस दुनिया में आपका गाइड और साथी, जो अब बुलाने वाला है आज के यंग जीनियस को। My name is Rishi Shivpri. I live in Bangalore. I am 6 years old. You develop apps. You know science and technology. Why are these vitamins so important? They help in healthy body function. What does vitamin A do? Vitamin A helps you get better eyesight. जब वो 3 साल का था तो उसका इंटरेस्ट टुवर्ड साइंस, टेक्नोलॉजी, यूनिवर्स, क्लाउड, we were more surprised to understand, like how he is getting into all these interests. जी। And he used to narrate also. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप बता सकते हैं कि सृष्टि में कितने तरह के ग्रीन कलर हैं? 4-5 तरह के। 4-5? हाँ। 10? How many shades of green are there in nature? 255. हमारे आज के दूसरे यंग जीनियस से जब कोई पूछता है कि वो जीनियस क्यों है, तो वो सीधा गोली चला देते हैं। मेरा नाम है अभिनव शाह। मैं आसनसोल वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं 12 साल का हूँ और मैं 10 मीटर एयर राइफल में यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। जब स्टार्ट करते हैं तो पिस्टल आपका काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है? पिस्टल ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहता है, पर राइफल बहुत एक्सपेंसिव रहता है। अच्छा, तो अभिनव, जब भी राइफल की ज़रूरत हो, आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे, आई विल गेट यू अ न्यू राइफल।